देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जो डर गया वो मर गया। रिपीट करता हूँ, जो डर गया वो मर गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि 2021 का हिंदुस्तान है वो पुराना हिंदुस्तान नहीं है जी। इस देश का दुर्भाग्य है, आप हजारों साल का इतिहास उठा के देखिए कि हम लोग बहुत पैसिव रहे हैं। ये चलता है, लॉ ऑफ कर्मा, ऐसा होना था, इसीलिए हम एक्सेप्ट करते हैं। हम एक्सेप्ट करते रहे, लोग हमें मारते रहे, लोग हमें बर्बाद करते रहे जी। रूलर्स आए। आप एक चीज़ बताइए, सोमनाथ पे 17 बार अटैक हुआ। फर्स्ट अटैक के बाद वहाँ के जो इर्द गिर्द के राजा थे, उन्होंने एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाया? कॉमन आर्मी क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं दूसरा बार जब अटैक करने आया सोमनाथ पे तो उसका हाथ पांव काट के क्यों नहीं वापस भेजा? जी। इसका जवाब पुराने राजाओं को देना चाहिए, दे नहीं सकते। अभी तो पता नहीं नरक का स्वर्ग में बैठे होंगे। तो सवाल है कि जब दुश्मन जानता है कि आप पैसिव हो, आपको हम थप्पड़ मारते रहेंगे और आप बोलते रहोगे कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, तो ये तो होता रहेगा। जब बॉम्बे ब्लास्ट होता है, ताजमहल में अटैक 167 लोग मारे जाते हैं जी। और इंडियन एयरफोर्स चीफ कहता है कि हमको, सरकार को कहता है कि मौका दो, हम काउंटर अटैक के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं, और कोई मौका नहीं दिया जाता है जी। तो पाकिस्तान क्या सोचेगा? इनके घर में घुस के मारे हैं, फिर भी ये चुप हैं। तो ये रही है छवि। 2021 का हिंदुस्तान एक बदला हुआ हिंदुस्तान है। और बदला हिंदुस्तान कैसे है कि जब हम पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, जब पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के, सीआईएसएफ के जवान मारे जाते हैं जी। तो ऑपरेशन बालाकोट होता है जी। आईबी हमने क्रॉस किया, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने का मतलब है कि जंग, ये अंडरस्टैंडिंग है। आईबी क्रॉस किए, कुछ हरकत की, मिलिट्री एक्शन, तो जंग है, ये लड़ाई है। मोदी जी ने रिस्क लिया कि हम क्रॉस करेंगे लेकिन तुम्हें ठोक के आएंगे। जी। ठोका आपने, 150-200 से ज़्यादा लोग मरे। वो दूसरी बात है, यहाँ जयचंद लोग बैठे हैं, वो बोलता है खाली, कोई बोलता है पेड़ गिरा है, कोई बोलता है कौवा मरे। तो कौवा मरे तो इतना भूचाल क्यों हुआ पाकिस्तान में? इतने पाकिस्तान के आर्मी एम्बुलेंस क्यों घूम रहे थे? कौवा को उठाने के लिए घूम रहे थे। तो ये जो नया हिंदुस्तान है वो एक बदला हुआ हिंदुस्तान है, जो विश्वास करता है मोदी की लीडरशिप, मोदी सरकार की सठम साठ्यम समाचरित, जो जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में हम जवाब देंगे। तो अब लोग डरते हैं, पाकिस्तान भी डरता है। अब देखिए, पाकिस्तान सीज़ फायर की उसने प्रपोजल दिया था और काफ़ी 3-4 महीने तक सीज़ फायर पर उसने मेंटेन किया, फिर बदमाशी पे उतर आया है। तो सवाल ये है कि जब दुश्मन जानता है कि आप मारेंगे तो डरेगा। तो वो तो भूल जाइए कि अफ़गान नया सरकार जो है अफ़गानिस्तान की, वो हमारे लिए कितना चिंता कर सकती है। देखिए, हाँ, हम लोग को आर्मी में सिखाया जाता है थ्रेट परसेप्शन। खतरा क्या है, उसका निवारण क्या है। खतरा तो है, खतरा तो है। कितने स्तर पे मतलब खतरा है अफगानिस्तान में जो तालिबान ने वो देखिए, किया? ऐसा है, अफगानिस्तान आतंकवादियों का गढ़ रहा है जी। ओसामा बिन लैडेन अफगानिस्तान से ही अपना बेस बना के वहाँ से ऑपरेट करता था जी। जितने आतंकवादी संगठन हैं वो अफगानिस्तान के हिल्स में छुपे रहते हैं, वहीं से ऑपरेट करते हैं। तो देखिए, अब जैसे तालिबान का समय आपने चर्चा की कि हमारा IC-814 हाईजैक हुआ जी। और मसूद अज़हर को हमने छोड़ दिया, ये बहुत भारी गलती थी। हम लोग ब्लैकमेल हो गए थे, हम लोग को छोड़ना नहीं चाहिए था मसूद अज़हर को, और यदि छोड़ने की नौबत आई थी, मसूद अज़हर को ठोक देना चाहिए था रातों रात। आज वो रणनीति है भारत के पास कि ऐसा वो स्टेप ले सकते हैं। एकदम है और लेना चाहिए। भाई, आप जिस चीज़ पे बार्गेन कर रहे हैं कि मसूद अज़हर को 3 को छोड़ो, रात को ठोक दो। भाई, वो हमारे क्या दामाद हैं क्या कि उनको हम बिरयानी खिलाते रहें? सवाल है उन्होंने, वो आतंकी हैं। एक कर्नल साहब जो जम्मू कश्मीर में जिनका डेथ हुआ था, कर्नल त्यागी या क्या नाम था, उन्होंने क्या कहा था? आतंकवादियों का एक ही अंजाम होना चाहिए, सजाए मौत। जो उनका कहना है कर्नल साहब का जी, जो वीर गति को प्राप्त हुए, कि आतंकवादी का एक ही अंजाम होना चाहिए, सजाए मौत, शूट टू किल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मौजूदा सरकार बहुत ही सुदृढ़ है। आज देखिए, पाकिस्तान भयभीत नहीं है क्या?
पाकिस्तान क्यों कहता है बातचीत करो, बातचीत करो, बातचीत करो? क्यों बातचीत करो? डरा हुआ है, सहमा हुआ है, बॉक्सिंग, पंचिंग चल रहा है, पंचिंग, और एक फ्रंट पे नहीं, कई फ्रंट पे। ठीक है सर। मुझे नहीं लगता है कि डिप्लोमेसी की कमी रही है सोच में, मुझे नहीं लगता है। देखिए, पहला बात तो आपने निर्वेश की बात की और दूसरा कि बातचीत की बात की। जी। निर्वेश के लिए मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार, देखिए, यदि आप कोई मिठाई में गुड़ डालिएगा, चीनी डालिएगा, तब तो मिठास आएगा। बिल्कुल। खामखा तो प्यार मोहब्बत होता नहीं है। तो जब तक अपने पड़ोसी देश के लिए उनका कुछ भला नहीं कीजिएगा, उनको कुछ लड्डू नज़र नहीं आएगा, वो आपके क्यों होंगे? चीन क्या करता है? पैसा फेंक, देख बंदरिया पैसा फेंकता है, बंदरिया नाच, पैसा देबो 5, बस नाचता है बंदरिया। तो जब तक आप पैसा नहीं फेंकेंगे, उसको ये नहीं दिखाएंगे कि तुम्हारा मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए फ़ायदामंद है, अच्छा, तब तक क्यों वो तुम्हारे इन्फ्लुएंस में आएगा? तुम्हारी मित्रता क्यों बर्दाश्त करेगा? उसके पास तो ऑप्शन है, चीन है। चीन तो हमेशा लपकने के लिए तैयार रहता है। बंदरिया भागी नहीं, बंदरिया वापस आएगी। अच्छा, वो नहीं भाग, वहाँ नहीं आएंगे। हाँ। रिश्तों की बात कीजिए आप। अच्छा। देखिए, ऐसा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देयर इज़ नथिंग कॉल्ड परमानेंट एनिमी एंड परमानेंट फ्रेंड। परिस्थिति हर एक क्षण बदलती रहती है। आप यदि समझते हैं कि हमारे मोदी जी या NSA को कुछ चीज़ें समझ नहीं है, तो मेरा ख्याल है भूल आप करती हैं। मैं नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो मेरा ख्याल आप भूल करती हैं। हाँ। वो बहुत सक्षम हैं, वो शतरंज के चाल चलना जानते हैं और उन चालों को समझते हैं। और मेरा अपना विश्वास है, मैं ओपनली कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा अपना विश्वास है कि शतरंज के चाल बिछाने की जो प्रतिक्रिया वो शुरू हो गई होगी। हाँ। मेरा विश्वास है। हाँ। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि इंडियन एयरफोर्स का जो प्लेन लैंड किया, जब सिविलियन एयरक्राफ्ट अलाउड नहीं है काबुल में, तो इंडियन एयरफोर्स का फ्लाइट कैसे लैंड कर रहा है? एक उदाहरण है कि कहीं ना कहीं तो शतरंज ठीक खेला जा रहा है। तो आप मोदी जी को और NSA को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये बहुत सक्षम है। जो चाल हम लोग को नहीं समझ में आता है, वो चाल वो चलते हैं, और जिसका रिजल्ट कई महीनों के बाद पता चलता है। 370 उसका उदाहरण है। हाँ। तो आप उसकी चिंता न करें। अब दूसरी बात आते हैं कि खतरा कितना है। देखिए, खतरा तो तालिबान से है, क्योंकि पहला चीज़ कि पाकिस्तान का तालिबान को सपोर्ट है जी। पाकिस्तान तालिबान को फंडिंग कर रहा होगा। पाकिस्तान मिलिट्री ऑफिसर्स तालिबान को मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं, ये सच है। ISI पूरी तरह से सपोर्ट करता है। ISI विश्व के सब आतंकी संगठनों का आका है। वो सबके साथ संपर्क में रहता है। आप फ्रांस में ले लीजिए आतंकवाद की घटना, श्रीलंका में ले लीजिए, आप ट्रेस बैक कीजिएगा तो जड़ आपको मिलेगा पाकिस्तान में। तो जब यदि मैं बोल रहा हूँ, यदि तालिबान पूरी तरह से पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाएगा तो खतरा तो है। दूसरी बात यह है कि अभी आज का अखबार देखिए तो कहा गया है कि चीन और रूस तालिबान की नई सरकार को एक्सेप्ट कर लिया, मान्यता दे दिए हैं। अब खेल देखिए, इसके 2 बिंदु हैं। पहला कि मान्यता देने का मतलब कि कहीं ना कहीं तो साठगांठ है तालिबान और चीन और रशिया के बीच में जी। दूसरा, मैं एक बहुत बड़ा प्रश्न रेज करने जा रहा हूँ। USA अमेरिका तालिबान अफगान आर्म फोर्सेस को 20 साल से ट्रेन कर रही थी। क्या ट्रेनिंग दिया? हम लोग को आर्मी में सिखलाई है फाइट, लास्ट मैन लास्ट बुलेट, लड़ो, अंतिम आदमी सिपाही, अंतिम बुलेट, लड़ो जी। अंतिम बुलेट तो मर जाते तो मर जाओ। 62 बार इसका उदाहरण है। हाँ। लास्ट मैन लास्ट बुलेट जी। ये लास्ट बुलेट तो छोड़िए मैडम, वो तो ऐसे घुसे तालिबान काबुल में कि जैसे शादी ब्याह बारात में आए हैं। हाँ। कोई रेजिस्टेंस नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ये मेरा अगला क्वेश्चन था। सुनिए, 3.50 लाख अफगानी सेना 75,000 तालिबानों को सरेंडर कर दी। बिल्कुल। हम लोग को आर्मी में सिखाया जाता है डिफेंडर वर्सेस अटैकर का रेशियो होगा 3:1। यदि डिफेंडर आपका दुश्मन एक है और आप अटैकर हैं, हिंदुस्तान मान लीजिए अटैकर है, तो 3 जवान अटैक करेगा 1 पे, तब विजय मिल सकता है। उससे कम रेशियो होगा तो आप जीत नहीं सकते। क्योंकि ये तो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, ये तो मिलिट्री फिलॉसफी है। 3:1 और माउंटेन में 9:1। एक को हराना है तो 9 जवान होने चाहिए आपके पास।
ये रेशियो है। तो एक चीज़ बताइए, इसका मतलब है 3.50 लाख अफ़गानी सेना जी इंटू 3, तो करीब 10.5 लाख तालिबानी होनी चाहिए, होने चाहिए। 75,000। अच्छा, ओवरनाइट सरेंडर। जो अप्रोचेस हैं काबुल के लिए, कोई माइंड नहीं है, कोई टैंक नहीं लगा हुआ है, वो ऐसे गाड़ियों में भर भर के AK-47 वेव करते आ रहे हैं, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये कैसे मुमकिन है मैडम? इसका मतलब है, अब बैक ट्रैक कीजिए, क्या अमेरिका ने सचमुच में अफ़गानी सेना को ट्रेन किया? क्या ये सच नहीं है कि अमेरिकन प्राइवेट इंडस्ट्री अफ़गान के सब एयरक्राफ्ट जो है उसको मेंटेन करते थे, टेक्निकल मेंटेनेंस, स्पेयर सपोर्ट, सर्विसिंग? वहाँ कहाँ चले गए? रातों रात भाग गए। जब वो रातों रात भाग गए तो आपका तो एयरक्राफ्ट ऑपरेटिव नहीं है मैडम, तो लड़िएगा कैसे? तो सवाल इसका मतलब होता है, कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा गया है अमेरिका और तालिबान के बीच में। कहीं ना कहीं चुपचाप कुछ बातचीत हुई है, अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता है कि रेजिस्टेंस एकदम न दिया जाए और इस तरह से महम हो जाए और टोटल सरेंडर। अरे आर्मी का होता है लक्ष्य, हम मरेंगे राष्ट्र के लिए, लास्ट बुलेट तक लड़ेंगे। कैसे सरेंडर हो गया मैडम? इसका मतलब है कि मिलिट्री अफ़गान की सेना, वो पठान हैं जो वीरता के स्वरूप माने जाते हैं, वो कहाँ गया वीरता? तो सवाल ये है कि ये सब चीज़, देखिए मैं एजम्पशंस कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी अपनी सोच है। कुछ लोग इस पर प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, अमेरिका पे उंगली कैसे उठा सकते हो, ऐसे कैसे कर सकते हो? भाई मैं सोच रहा हूँ, 2+2 ऐड करके मेरी जो सोच आ रही है, मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि अमेरिका एक बहुत गहरी चाल चला है और उसका टारगेट है चीन, और वो समझता है कि तालिबान को का सपोर्ट लेके वो उगर में जो वेस्टर्न साइड है चाइना का, उसमें खतरा पैदा करेगा और चाइना को उस तरफ से परेशान करना शुरू करेगा, क्योंकि उगर मुस्लिम्स तो ऑलरेडी परेशान है कम्युनिस्ट पार्टी से। तो वो तो पके हुए आम हैं, उनको तो खाली लपक के खाने की जरूरत है। तो वही अमेरिका वही कर रहा है कि मतलब तालिबान का सहारा लेकर के उगर में जाकर के चाइना को अटैक करना चाहता है अमेरिका। हाँ, अब लेकिन एक और एंगल है मैडम कि ये जो एक्सेस बन रहा है, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, रशिया, एक तरफ ये मान के चलिए, दूसरा अमेरिका, तो ये कूटनीति में किसका पलड़ा भारी होगा, कौन मास्टर स्ट्रोक खेलेगा, शहमात करेगा दूसरे टीम को, ये अभी कहना मुश्किल है। देखिए बुरा असर क्यों पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान तालिबान को ट्रेन किया है, पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर्स तालिबान सोल्जर्स को ट्रेन किए हैं, तो कहीं ना कहीं तो साठगांठ है, दोस्ती है जी। और ये अब क्योंकि उनकी अपनी सरकार हो गई तो उनको किसी बात का भय तो नहीं है, तो जो जिहादी और आतंकी तालिबान के पास हैं, यदि वो डाइवर्ट होंगे जम्मू एंड कश्मीर की तरफ, तब तो पाकिस्तान कहेगा ये तो मेरे हैं ही नहीं, ये तो अफगानी लोग हैं, तो मैं क्या करूं? तो वो यदि जिहादी का दिशा बदलता है, जम्मू एंड कश्मीर की तरफ दिशा बदलता है, तो खतरा तो है। मुझे लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी घटना बढ़ सकती है।